हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का फूड प्रोडक्शन का यूनिट 6 इक्विपमेंट्स एंड किचन टूल्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में ना हम अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में, अलग अलग किचन टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। मेकिंग द स्टूडेंट नो अबाउट द किचन इक्विपमेंट। जो भी किचन इक्विपमेंट है वो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। टू फाइंड द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उसको हम किस तरीके से मेंटेन और केयर कर सकते होंगे। डिस्कसिंग द वर्क प्लेस हाइजीन। अब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसकी साफ सफाई कैसे रख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। टू मेक द अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ्स। हम अलग अलग तरह के नाइफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या यूज़ है, क्योंकि डिफरेंट तरह के नाइफ्स आपने भी देखे होंगे कि किसी में आपको बहुत सारे ऐसे टीथ टाइप दिखते हैं। मैं आपको एक इमेज यहाँ पे दिखा दूँगी। ठीक है, आपको टीथ टाइप दिखते हैं और कुछ प्लेन होते हैं, तो उसका क्या मतलब है, क्या वो एग्जैक्टली करते हैं, वो सब भी हम देखेंगे और अलग अलग तरह के नाइफ्स के बारे में पढ़ेंगे। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू फाइंड द सेफ्टी प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग नाइफ्स। अब नाइफ्स को कैसे हम सेफली हैंडल कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ किचन इक्विपमेंट्स। तो किचन इक्विपमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है ये हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द किचन इक्विपमेंट। लेकिन इम्पोर्टेंस देखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। ऑब्वियसली हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इक्विपमेंट क्या है। ठीक है, kitchen equipments can be defined as the cooking tools which will help in making the cooking effective and quick. बेसिकली जो किचन इक्विपमेंट होता है वो आपके एज अ कुकिंग टूल में लिया जाता है। मतलब कुकिंग में जो चीज़ें काम में आती है उसे हम टूल कहेंगे, राइट। तो ऐसे कुकिंग टूल्स जो कि हमारे कुकिंग को इफेक्टिव और क्विक बनाए, दैट इज किचन इक्विपमेंट। ठीक है, द टाइप, size and amount of these equipment will be depending upon the type of menu which is provided and the quantity for which the cooking will take place. अब देखो, जो हमारा जो इक्विपमेंट है उसका टाइप, वो किस टाइप का है, ग्राइंडर है, मिक्सर है, ब्लेंडर है, क्या है। ठीक है, वो टाइप हो गया। फिर वो कितने साइज का है, बड़ा ब्लेंडर है, छोटा ब्लेंडर है, तो वो डिपेंड करेगा। और जो अमाउंट है कि हम कितने अमाउंट में अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो हमारा इक्विपमेंट है वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ चीज़ ग्राइंड करनी होगी, अगर हमें जो ग्राइंड करनी है चीज़ वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्राइंडर लेंगे टाइप। साइज़ हमारा बड़ा होगा क्योंकि अमाउंट हमारा फूड का ज़्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा इक्विपमेंट जो है वो डिसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स। देखो, जो हमारे इक्विपमेंट्स के टाइप होते हैं वो होते हैं लार्ज इक्विपमेंट, मीडियम इक्विपमेंट एंड स्मॉल इक्विपमेंट। ठीक है, अब जो हमारे लार्ज इक्विपमेंट है उसमें हमारा कुकिंग रेंज आ जाता है, इलेक्ट्रिक ओवन आ जाता है, बोन सॉ मशीन आ जाती है, डीप फैट फ्रायर, बफेलो चॉपर, सेलेमेंडर, किचन टेबल एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका आता है मीडियम साइज इक्विपमेंट्स। जो मीडियम साइज इक्विपमेंट्स आपके होते हैं उसमें आपका पीलर आता है, ब्लेंडर आता है, मिक्सर, मिंसर एटसेट्रा। स्मॉल साइज इक्विपमेंट्स में आपके पैन, वोक, स्पून, लेडल, ग्रेटर, मैशर, पॉट्स एटसेट्रा। तो ये सारे आपके जो है स्मॉल इक्विपमेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, अलग अलग तरह के जो हमारे इक्विपमेंट्स है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि वो ख़राब ना हो। ऑब्वियसली किसी चीज़ को हम मेंटेन करते हैं तो वो चीज़ ख़राब ना हो, इसलिए मेंटेन करते हैं, ज़्यादा टाइम तक चले इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना कुछ अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया है कि उन इक्विपमेंट्स को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, deep fat fryer should be free from debris and it should be ensured that the fat is disposed properly after frying. The fat used in the fryer should be filtered properly. जैसे आपने फ्राइज बनाए होंगे तो फ्राइज बनाने के लिए हमें बहुत सारा ऑयल लेना पड़ता है, फिर उसमें हमें उसे डीप फ्राई करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए ना हमारा एक अलग इक्विपमेंट होता है दैट इज डीप फैट फ्रायर।
जिसके अंदर ऑलरेडी हमारा जो ऑयल है वो भरा रहता है। ठीक है, अब जैसे हमने कुछ बनाया, जैसे कुछ भी पकोड़ा वगैरह, तो पकोड़ा जब आप बनाते हो तो उसके साथ जो बैटर होता है उसकी छोटी छोटी बूंदें आपके नीचे जो है ऑयल के नीचे इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, और वो काला हो जाता है पूरा, मतलब डेब्रीज, मतलब जो बेकार की चीज़ है। ठीक है, उसको कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो जो डेब्रीज हमारे नीचे इकट्ठा हो जाती है ना, तो हमें उसे निकालना चाहिए। साथ ही साथ जब हम फूड को फ्राई कर चुके होंगे तो उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो फैट है वो अच्छे से डिस्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारा जो ऑयल है उसको हम डिस्पोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑयल को बार बार यूज़ करना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, द फैट यूज इन द फ्रायर शुड बी फिल्टर्ड प्रॉपरली। ठीक है, वही सेम चीज़ कि जो भी ऑयल यूज़ हो रहा है उसको अच्छे से हमें फ़िल्टर करना चाहिए। फ़िल्टर मीन्स उसकी जो डिब्रीज है उसे हटा देना चाहिए। देखो, जो अवन है उसमें हमें बेकिंग करने से पहले उसे प्रीहीट करना होता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी है, हमें प्रीहीट करना ही चाहिए। ठीक है, और जब भी हम इसे ऑफ या ऑन कर रहे होते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि अंदर कुछ रखा तो नहीं है। ठीक है, हमें ओवन्स में जो है वाटर स्प्रे नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है क्लीन द डो शीटर विद अ मॉइस्ट क्लॉथ आफ्टर द यूज। द मशीन शुड बी फुली डिस्कनेक्टेड बिफोर स्टार्टिंग द क्लीनिंग प्रोसेस। मतलब देखो, एक डो शीटर होता है, डो शीटर में क्या होता है कि हमारा जो आटा होता है ना, वो मतलब ऐसे यहाँ पे एक रोलर है और आटा ऐसे जा रहा है और उससे ना हमारा जो आटा है ना वो बिल्कुल पतला रोटी जैसा मिल जाता है। ठीक है, दैट इज डो शीटर। वो शीट्स में कन्वर्ट कर देता है डो को। ठीक है, तो जब हमारा डो शीटर जो है, तो डो शीटर जो है उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना है, एक मॉइस्ट क्लॉथ लेना है और उससे हमें उसे क्लीन करना है जब हमारा काम हो जाए। ठीक है, जो मशीन है उसे हमें फुल्ली डिस्कनेक्ट करना है जब हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, अवॉइड एक्सेस वाटर यूज इन माइक्रोवेव्स व्हाइल क्लीनिंग। डोंट प्रेस एनी बटन व्हाइल इट इज फंक्शनिंग। देखो, जब हम माइक्रोवेव्स क्लीन कर रहे हो तो हमें एक्सेस वाटर, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। और देखो, जब हमारा माइक्रोवेव जो है फंक्शन कर रहा हो, मतलब माइक्रोवेव में कुछ पक रहा है, तो तब हमें उस टाइम पे कोई भी बटन जो है उसे प्रेस नहीं करना है। ठीक है, द पल्वराइजर शुड बी क्लीन प्रॉपरली आफ्टर एवरी यूज, वेयर द अटैचमेंट शुड बी डिटैच्ड एंड इट शुड बी ड्राइड प्रॉपरली बिफोर स्टोरेज। हर यूज के बाद हमें पल्वराइजर को क्लीन करना चाहिए। पल्वराइजर ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे हम जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी फूड आइटम है, उसे हम पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ना बहुत सारी अटैचमेंट्स आती है। ठीक है, तो वो जो अटैचमेंट्स है उसको हमें अलग अलग करके रख देना है। ठीक है, और स्टोर करने से पहले उसे अच्छे से ड्राई कर देना है और ड्राई करने के बाद ही हम उसे स्टोर करेंगे। ठीक है, रख देंगे मतलब कहीं पे। ठीक है, द किचन पर्सनल शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपरली हाउ टू हैंडल द मशीन एंड हाउ टू क्लीन इट ऑल्सो। जो किचन पर्सनल है, जो किचन में काम कर रहा है, जो शेफ है, उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे हमें जो मशीन है उसे क्लीन करना चाहिए, उसे हैंडल करना चाहिए, उसकी उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, Before using the flat top grill, make sure that the surface is cleaned and correct temperature is there. अब जो फ्लैट टॉप ग्रिल होता है उसको यूज़ करने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो सरफेस है वो क्लीन है कि नहीं है। ठीक है, और करेक्ट टेम्परेचर उस पर है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट टेम्परेचर होगा तभी तो हम चीज़ों को अच्छे से पका पाएंगे, राइट। While cleaning the steam kettles, use hot soapy water on the inner and वेट क्लॉथ, यहाँ पे वेट आएगा। ठीक है, एंड वेट क्लॉथ ऑन द आउटर। देखो, जब भी हमें स्टीम केटल्स जो होती है उसको क्लीन करना होता है तो हमें गरम सोपी वाटर जो है अंदर के साइड पे यूज़ करना है। बाहर के साइड पे अगर क्लीनिंग करनी है तो हमें वेट क्लॉथ, मतलब जो गीला मॉइस्ट क्लॉथ होता है वो यूज़ करना है और उससे बस थोड़ा सा इसे साफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेंटेनेंस है इक्विपमेंट का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है वर्क प्लेस हाइजीन, कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उसको हम हाइजीनिक कैसे बना सकते हैं। क्लीनिंग एट वर्क प्लेसेस, इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस शुड बी कैरिड आउट टू इंश्योर द एडिक्वेट लेवल ऑफ वर्क प्लेस हाइजीन। देखो, जो आपका वर्क प्लेस है
उसकी रेगुलर क्लीनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो अगर साफ़ ही नहीं होगा तो देखो मज़ा भी नहीं आएगा, और ऑब्वियसली आप फूड प्रोडक्शन पर्सनल हो, किचन पर्सनल हो, तो ऑब्वियसली वहाँ की क्लीनिंग होना ज़रूरी है, राइट। इक्विपमेंट्स को क्लीन करना रेगुलरली वो भी बहुत ज़रूरी है। जो भी डिवाइसेस है उसे भी क्लीन करना ज़रूरी है। शुड बी कैरिड आउट टू इंश्योर द एडिक्वेट लेवल ऑफ वर्क प्लेस हाइजीन, ठीक है। तो ये सारी रेगुलर क्लीनिंग होना ज़रूरी है इन सब चीज़ों की, ताकि जो वर्क प्लेस हाइजीन है वो बनी रहे, राइट। A designated person should be appointed to oversee such operations. तो जो क्लीनिंग का प्रोसेस है इसके ऊपर कोई ध्यान रखे, इसके लिए हमें एक डेजिग्नेटेड पर्सन अपॉइंट करना चाहिए कि वो सिर्फ क्लीनिंग का प्रोसेस देखे कि भाई ये चीज़ें ढंग से साफ़ हो रही है रेगुलरली या नहीं हो रही है, वर्क प्लेस जो है वो ढंग से क्लीन है या नहीं है, जो इक्विपमेंट है वो क्लीन है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो देखे, ठीक है। There should be maintaining of hygiene at all the workplace. देखो एक किचन में अलग अलग वर्क प्लेस है, राइट, और अलग अलग वर्क प्लेस पे अलग अलग किचन पर्सनल जो है वो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली वो सारे जो वर्क प्लेसेस हैं उनका हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। एज इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर ऑल द वर्क, क्योंकि हाइजीन बना रहेगा ना तो काम करने में भी मजा आता है, ठीक है। अगर हाइजीन ही नहीं होगा ना तो काम करने में भी मजा नहीं आएगा। We have already discussed about the hygiene in the previous chapter 2. देखो हमने पहले वाले 5th चैप्टर में भी हाइजीन के बारे में पढ़ा है कि हाइजीन को हम कैसे, पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ा है कि पर्सनल हाइजीन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम वर्क प्लेस हाइजीन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से हाइजीनिक बना सकते हैं। At the workplace, there should be proper arrangement for the washing of any perishable food item like fruits, vegetables, etc. तो देखो जो आपके पेरिशेबल आइटम होते हैं, पेरिशेबल फूड आइटम क्या होता है? पेरिशेबल फूड आइटम्स वो होते हैं जो कुछ टाइम बाद सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, राइट। देखो यहाँ क्या बोला कि जो हमारा पेरिशेबल फूड आइटम होता है जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स, तो उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए वॉशिंग के लिए, ठीक है। उनको साफ करने के लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। आफ्टर द वर्क इज कंप्लीट द किचन शुड बी थॉरली क्लीन। देखो जब हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा तो किचन को हमें धीरे धीरे करके साफ कर देना है, ठीक है। देयर शुड बी क्लीनिंग डन आफ्टर एवरी शिफ्ट एंड देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर वीकली क्लीनिंग प्रोसेस वेयर ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी क्लीन्ड। देखो हमारी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो हर शिफ्ट के बाद होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक थोड़ी सी क्लीनिंग, ज़्यादा क्लीनिंग नहीं, थोड़ी सी क्लीनिंग जो है हमारी हर शिफ्ट के बाद होनी चाहिए, ठीक है। और वीकली क्लीनिंग प्रोसेस भी होना चाहिए कि जैसे जिस दिन हमारे जो रेस्टोरेंट है उसमें कम लोग आते हैं तो उस दिन हम क्या करेंगे, हम एक बहुत बढ़िया सा क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हर जगह से कोने कोने से साफ कर देंगे। इट इज प्रेफर टू डू द वीकली क्लीनिंग ऑन द डे व्हेन देयर इज मिनिमम ऑफ वर्क। जिस दिन बहुत कम काम हो उस दिन जो है वीकली क्लीनिंग हमें करनी चाहिए। वीकली क्लीनिंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी होगी कि वो हर एक एक कोने को साफ कर रहे होंगे, राइट। और देखो यहाँ पे मिनिमम ऑफ वर्क क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो जिस दिन लोग आ रहे होंगे उस दिन हम अगर वीकली क्लीनिंग करने लगे तो फिर अगर वीकली क्लीनिंग में ही लगे रहेंगे तो वहाँ पे जो किचन पर्सनल है, जो फूड प्रोडक्शन पर्सनल है, वो कैसे काम करेंगे, वो कैसे अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए जो वीकली क्लीनिंग है ना वो आपकी उस दिन रखी जाती है जिस दिन कम लोग आते हैं और जिस दिन कम काम रहता है, ठीक है। ऑल द किचन पर्सनल शुड विजिट द डॉक्टर फॉर पीरियोडिकल चेकअप सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी इफेक्ट by the communicative disease if any in the working of the kitchen. जो किचन पर्सनल है उन्हें हर हफ्ते पीरियोडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास, देखना चाहिए कि उन्हें कुछ बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई कम्युनिकेटिव डिजीज़ तो नहीं हो रही है। कम्युनिकेटिव डिजीज़ क्या होती है, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस में क्या होता था कि हम अगर एक दूसरे के पास खड़े हैं तो दूसरे इंसान को भी कोरोना हो सकता है, तो वो क्या था, कम्युनिकेटिव डिजीज़ था, ठीक है। रबिश और वेस्ट शुड बी केप्ट इन सूटेबल कंटेनर्स और लिटर बिन्स विच आर लोकेटेड एट कन्वीनियंट लोकेशन इन द वर्क प्लेस। देखो जो आपका कूड़ा वगैरह होता है, जो भी
आपका जो छिलके होते हैं, जो भी आपकी वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं या फिर कुछ भी किसी भी तरह का जो आपका कूड़ा है, वो आपको लिटर बिन्स या फिर किसी सूटेबल कंटेनर में रखना चाहिए। और वो ऐसी कन्वीनियंट लोकेशन पे होना चाहिए कि सबको पता हो कि यहाँ पे जो है हमारा जो कंटेनर है वो है और यहाँ पे हमें जाके जो अपना कूड़ा है वो फेंकना है। द कंटेनर शुड बी एम्प्टीड डेली, प्रेफरेबली नियर द एंड ऑफ ईच वर्किंग डे। देखो, जो हमारा कंटेनर है उसे रोज हमें एम्प्टी करना चाहिए। ऑब्वियसली आपके घर में भी अगर कूड़ा है, कूड़े वाला कंटेनर है, लिटर बिन है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप रोज कूड़ा डालते हो और रोज आप जो है कूड़ा कहीं और फेंकने जाते होगे या फिर आपके पास कोई आता होगा कि वो कूड़ा लेके जाते होंगे, राइट। तो रोज वो देना हमें ज़रूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि डेली हमें उसे एम्प्टी करना ज़रूरी है, ठीक है, उसको खाली करना ज़रूरी है। जो किचन वगैरह होते हैं उधर ये प्रेफर किया जाता है कि जैसे वर्किंग डे जैसे ही ख़त्म हो जाता है, जैसे आपने आज काम किया, ठीक है, अब रात हो गई, काम ख़त्म हो गया, अब आपने क्या किया, वो जो कंटेनर है उसे खाली कर दिया, ठीक है, ताकि अगले दिन आप फिर से आराम से काम कर पाओ, आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक है। Ventilation is the process of supplying and removing air by natural or mechanical means to and from a workplace. देखो, वेंटिलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हाइजीन के लिए, क्योंकि वेंटिलेशन होगी ना तो इधर उधर से हवा जाएगी, इधर उधर से हवा जाएगी तो आपको एक अच्छा फील आएगा। किचन में जो है बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह होती है, स्मोक के लिए जो है वेंटिलेशन हमें बहुत हेल्प करेगी, राइट। अब जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है कि हम जो है यहाँ अंदर की एयर को रिमूव करें और बाहर की नेचुरल एयर को अंदर लाएं, वो हम मैकेनिकल मीन्स से भी कर सकते हैं और नॉर्मल जो विंडो होती है उससे भी कर सकते हैं। मैकेनिकल मीन्स कैसे, जो हमारी चिमनी होती है उसके थ्रू, राइट, तो चिमनी के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बाकी हम हमारी जो विंडो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और ना वो भी यूज़ होता है, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट क्या करेगा, वो आपकी अंदर की एयर को बाहर कर देता है। It is essential to ensure that adequate ventilation is provided to a workplace, especially in an enclosed building. देखो, अगर कोई बिल्डिंग बहुत बंद है, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किचन में ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि आप जो बना रहे हो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बंद बिल्डिंग हुई तो उसमें तो ज़रूरी ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इन द केस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कॉज एक्सपोजर टू एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स, स्पेशल कंट्रोल मेजर्स और फैसिलिटीज शुड बी कंसिडर्ड। देखो, अगर किचन में कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स जो है वो एक्सपोजर में आ रहे हैं, वो आपके उसमें आ रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाए, ठीक है। एन इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट वाटर कैन बी रिमूव्ड एंड ड्रेन्ड क्विकली फ्रॉम द फ्लोर। अब देखो, अगर आपका फ्लोर पे पानी गिर जाता है तो आप उसे कहाँ पे करोगे, कहाँ, मतलब वो जाएगा कहाँ पे पानी, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से ड्रेनेज सिस्टम, एक इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि पानी अगर गिरे तो आराम से उसे वाइप ऑफ करके वहाँ पे हम फेंक सके, ठीक है, पानी को। दिस प्रिवेंट्स द फ्लोर फ्रॉम कॉजिंग स्लिप्स एंड एक्सीडेंट्स एंड रिड्यूसेस द फ्लरिशिंग ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेटर होगा, ईजिली हमारा जो पानी है वो फ्लो करके वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा स्लिपिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, कि पानी है तो उसकी वजह से स्लिप हो गए और गिर गए, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पानी जमा रहेगा हमारा तो उसके वजह से तो अलग अलग तरह के मोल्ड्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो फ्लरिश हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, बेसिन्स होने चाहिए, वॉश बेसिन्स होने चाहिए और सफिशिएंट सैनिटरी कन्वीनियंस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क प्लेस हाइजीन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है नाइफ एंड इट्स मेंटेनेंस। तो जो नाइफ है और उसका मेंटेनेंस है वो अब हम पढ़ेंगे कि हम नाइफ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के नाइफ जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है।
Apart from the tools discussed above, various kinds of knives are used in the kitchen. There are different kinds of knives used for different types of cuttings. Many other kinds of knives are used for specific purpose, for decorating fruits and vegetables, for opening oyster shells, etc. देखो, हमने ऊपर बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इक्विपमेंट्स, राइट। तो वो जो टूल्स है उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे अलग अलग तरह के नाइफ्स भी होते हैं किचन में जो कि यूज़ होते हैं, ठीक है। अब वो जो अलग अलग तरह के नाइफ्स होते हैं उनसे अलग अलग तरह की कटिंग्स की जाती है, ठीक है। बहुत सारे जो नाइफ्स होते हैं अलग अलग तरह के, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि फ्रूट को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, वेजिटेबल को डेकोरेट करने के लिए, या फिर ऑयस्टर शेल्स को ओपन करने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे काम हैं, राइट। सबसे पहला आता है स्ट्रेट एज नाइफ्स। स्ट्रेट एज नाइफ जो है वो बहुत सारे घरों में यूज़ होता है। वो आपका प्लेन नाइफ होता है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह के आपको ऐसे टीथ टाइप नहीं दिखेगी, ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। वो आपका स्मॉल हो सकता है और लार्ज हो सकता है। स्मॉल में आपकी पारिंग आती है, टर्निंग, फिलेटिंग, बोनिंग। लार्ज में आपकी चॉपिंग, पैलेट, कार्विंग नाइफ एंड फोक। तो ये सारे आपके नाइफ्स स्ट्रेट एज नाइफ्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है सेरेटेड एज्ड नाइफ्स एंड सॉस। अब ये वाले जो नाइफ्स होते हैं ना, इनके टीथ होते हैं, मतलब जैसे आपके जो स्ट्रेट एज नाइफ्स होते हैं वो प्लेन होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे से प्लेन होंगे। लेकिन जो हमारे सेरेटेड एज नाइफ्स होते हैं उसमें नीचे आपको ऐसे टीथ टाइप दिखेंगे, और वो इसलिए होते हैं जैसे कोई भी फूड आइटम है जिसका सरफेस बहुत सॉफ्ट है, और अगर हमने स्ट्रेट एज नाइफ यूज़ किया तो वो पूरा का पूरा मैश हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, उसका अच्छे से हम कट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसकी मतलब शेप्स नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए हम सेरेटेड एज नाइफ्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रेशर कम लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपकी ब्रेड्स हो गई, ठीक है, तो वो जो ब्रेड्स होती है ना, वो उसको काटने के लिए जो हमारी जो है सेरेटेड एज नाइफ्स जो है वो यूज़ होती है, ताकि जो हमारी जो ब्रेड है वो मैश ना हो, राइट। तो यहाँ पे जो है ये आपके अलग अलग तरह के नाइफ्स आ जाते हैं। जैसे ये आपका पारिंग नाइफ है, ये आपका यूटिलिटी नाइफ है, ये आपका स्टीक नाइफ है, सेंटोकू, शेफ नाइफ, ब्रेड नाइफ। अब देखो ब्रेड नाइफ कैसा है। यहाँ पे आपने सारे नाइफ देखे कैसे प्लेन से, ठीक है। ब्रेड नाइफ कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है। बोनिंग नाइफ है, फिलेट नाइफ, कार्विंग नाइफ, स्लाइसिंग नाइफ, क्लीवर और होनिंग स्टील। नेक्स्ट आता है सेफ्टी प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग नाइफ्स। अब जो आपके नाइफ होते हैं और वो ऑब्वियसली बहुत धार होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर टच हो गया तो वो कट लग जाएगा, राइट, और खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम किस तरीके से सेफली हैंडल कर सकते हैं कि हमें कुछ भी ऐसा लगे ना, ठीक है, हाथ में। तो उसका यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर बताया है। अब जो हमारे नाइफ होते हैं ना, उनके ऊपर एक ऐसे वो आता है, क्या बोलते हैं, कवर, ठीक है। वो जो कवर होता है ना, उसको किस तरीके से हम हटाए कि हमारे हाथ पे चोट ना लगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई कि राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। अगर हम इस तरीके से करते हैं कि हमने पूरा का पूरा ऐसे कवर कर लिया, राइट, इसने क्या किया, यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कर लिया, तो इस साइड पे क्या था, धार था। अगर ये इसे खोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा धार इसके हाथ पे लग जाएगा, ठीक है। तो राइट प्रोसीजर क्या है कि हमने क्या किया, इसे यहाँ से पकड़ा और फिर यहाँ से इसे ऐसे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो धार वाला साइड है, यहाँ से हमारे हाथ को कट नहीं लगेगा, राइट। टिप्स फॉर सेफ नाइफ यूज। अब जो नाइफ है उसको हम सेफली कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे कुछ टिप्स दी हुई है। इफ यू आर न्यू टू नाइफ्स, टेक स्मॉल मेजर्ड पीसेस ऑफ वुड ऑफ टू स्टार्ट विद। अब देखो, अगर आप नाइफ जो है वो पहली बार यूज कर रहे हो, आप मतलब आपने इससे पहले कभी यूज ही नहीं किया, तो आपको सबसे पहले ना एक वुड का टुकड़ा लेना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने एक वुड का टुकड़ा लिया और उसके थ्रू काटना शुरू करो, मतलब उसको थोड़ा ऐसे काटना शुरू करो, ठीक है। तो जब आप उसके साथ काम करोगे ना, तो आपके लिए ना वेजिटेबल्स के साथ काम करना बहुत इजी हो जाएगा। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ वेयर द फिंगर्स आर एंड कट अवे फ्रॉम योरसेल्फ एंड अदर्स इन अ क्लटर फ्री एरिया। देखो, जब भी मतलब हम कुछ भी कटिंग वगैरह कर रहे हैं नाइफ से,
तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ पे धार वाला साइड है, जहाँ पे हमारा हाथ कट सकता है, तो उस साइड हमारी फिंगर्स ना हो। जैसे हमने ऊपर देखा, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा, तो ये जो था ये हमारे धार वाले साइड था, तो जैसे ये खुलता तो हमारा क्या होता, हाथ कट जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमें नहीं करना है। और जब भी हम कटिंग वगैरह कर रहे हैं तो एक क्लटर फ्री एरिया में करें, मतलब भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं। मतलब जैसे अगर आप जहाँ पे फूड बन रहा है, जहाँ पे आपकी रेसिपीज़ वगैरह बन रही है, वहाँ पे देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना ऐसे रश होता है। ठीक है, इधर से उधर आपके जो किचन पर्सनल है, जो आपके शेफ्स हैं, वो इधर से उधर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से वहाँ पे कटिंग करना इजी नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई आपको हिला के चला जाएगा और आपका हाथ पूरा कट के चला जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम एक क्लटर फ्री एरिया, जहाँ पे कम भीड़ भाड़ हो, वहाँ पे जो है वेजिटेबल्स की कटिंग करें। ठीक है, never cut a piece of wood with your holding hand in the way of the blade's direction of travel। देखो बेसिकली क्या बोला गया है कि जैसे मान लो कि ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन जो है एप्पल है। ठीक है, एप्पल या टमाटो, कुछ भी वेजिटेबल आप देख लो। ठीक है, अब जैसे मैं इसे काटना चाहती हूँ, ये नाइफ है, तो अगर मैं इसे काटना चाहती हूँ, ठीक है, और मैंने इसे ऐसे काटना शुरू किया और मेरा ना हाथ इस साइड है। ठीक है, अब मैंने इसे काटना शुरू किया और मेरा हाथ इस साइड है, तो मेरे हाथ को चोट लग सकती है। तो मुझे कटिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि मेरा हाथ बीच में ना आए। राइट, prevent injury to self and others, ensure quality of finished product, improved efficiency। हमें जो है वो इंजरी जो है प्रिवेंट करनी चाहिए, अपनी भी और दूसरों की भी, कि दूसरों को भी चोट ना लगे, हमें भी चोट ना लगे। ठीक है, नाइफ से। और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा नाइफ है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का होगा तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से हमारा काम हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर हमारा जो नाइफ है ना वो ज़्यादा धार होता है, ज़्यादा शार्प होता है, तो हमारा जो फूड है उसे हमें कट करने में ज़्यादा आसानी होती है। वहीं पे ब्लंट नाइफ जो होता है, जो ज़्यादा धार नहीं होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और उसकी वजह से हमारे हाथ पे चोट लग सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैसे नाइफ को हैंडल करना चाहिए ये बताया गया है कि इस तरीके से हमें नाइफ को हैंडल करना चाहिए कि हमने इसे यहाँ पे फिंगर रखी एक, मतलब यहाँ पे हमारा थंब आना चाहिए और दूसरी तरफ हमारी जो है इंडेक्स फिंगर आनी चाहिए। राइट, क्लीन, मेंटेन एंड स्टोर ऑफ नाइफ्स। देखो जो हमारा नाइफ है उसे हमें क्लीन करना चाहिए। ठीक है, फिर उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। मेंटेन मतलब कि वो शार्प होना चाहिए। ठीक है, उसकी धार को हमें कम नहीं होने देना है। और फिर उसकी स्टोरेज, ठीक है, उसे अच्छे से स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट आता है शार्पनिंग ऑफ नाइफ। तो जो नाइफ है उसको हम शार्पन कर रहे हैं। ठीक है, appropriate washing drying techniques, sharpening, safe and secure storage is required for the knives। देखो appropriate washing और drying technique वो इम्पोर्टेंट है। देखो जब भी हम वॉश करें, ऑब्वियसली धार तो वो तब भी है नाइफ, ठीक है, तब भी हमें बहुत ऐसे प्रॉपर तरीके से उसे वॉश करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो टेक्निक, एप्रोप्रिएट टेक्निक हमें आनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमें उसे शार्पन करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम उसे धार कर सकते हैं वो। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर स्टोरेज, सेफ और सिक्योर स्टोरेज होना चाहिए कि अगर जैसे नाइफ्स है और किसी ने उसे निकाला, अब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है तो किसी के हाथ में लग सकता है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे कवर वगैरह होगा तो उस कवर के साथ हम उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेल सेड that a sharp knife will cut the commodities but a blunt knife will cut the hand। देखो इसमें बताया गया कि जो हमारा जो शार्प नाइफ होता है वो हमारी जो कमोडिटीज़ होती है, कमोडिटीज़ मतलब जो भी हमारा फूड आइटम वगैरह है उसको तो कट कर देगा, लेकिन हमारा जो ब्लंट नाइफ होता है जिसमें धार ही नहीं है वो हमारे हाथ को कट कर सकता है। ठीक है, द नाइफ यूज्ड शुड बी शार्पेंड प्रॉपर्ली और एल्स इट विल कट द हैंड।
जो नाइफ है उसे अच्छे से हमें शार्पन करना चाहिए, अच्छे से हमें उसमें धार लगानी चाहिए ताकि वो मतलब हमारे हाथ को ना काटे। ठीक है, ब्लंट नाइफ की वजह से ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, वो थोड़ा सा ऐसे हट जाएगा और फिर हमारे हाथ में चोट लग जाएगी। ठीक है, द नाइफ शुड बी स्टोर्ड एट सेफ प्लेस आफ्टर यूजिंग। जो नाइफ है हमें उसे सेफ प्लेस पे रखना चाहिए यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके आसपास होती हैं, राइट। और बाकी आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन हो रहे होंगे बीच बीच में, तो उन क्वेश्चंस का कमेंट में आंसर करना मत भूलना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ, नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लें, राइट। और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए टाइम पे, और लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि दूसरे फ्रेंड्स को भी ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।